हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12वीं का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है आव्यूह। सबसे पहले हम आव्यूह की परिभाषा आज हम केवल इसका बेसिक पढ़ेंगे। ऐसा ना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पहले इसकी परिभाषा। आव्यूह की परिभाषा क्या है? तो आव्यूह की परिभाषा हम लिख लेते हैं यहाँ पर। आव्यूह की परिभाषा लिखते हैं। आव्यूह की परिभाषा है, देखिए लिखते हैं हम। किसी भी या संख्या या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को हम आव्यूह कहते हैं। मतलब आव्यूह की परिभाषा किसी भी या इसे हटा दो तुमने, ये संख्या या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को ही हम आव्यूह कहते हैं। संख्या या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को ही हम आव्यूह कहते हैं। ये तो हुई आव्यूह की परिभाषा। आव्यूह में जो ये फलन और संख्या होती है, इन्हें हम आव्यूह में इन संख्या या फलनों को हम अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। ऐसा है। अब आव्यूह होता कैसा है? आव्यूह जैसे, और एक और बात नोट कर लो कि आव्यूह को हम हमेशा, मतलब आव्यूह को तभी हम बताएंगे कि ये कौन सा आव्यूह, तो हम उसको हमेशा वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला लिख लो। चलो, आव्यूह को हम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े, यानी कि इंग्लिश में बोले तो कैपिटल, ऐसा ना, बड़े अक्षरों में व्यक्त करते हैं। ये नोट है, ये हमेशा ध्यान है। आव्यूह को हम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार हम कोई ए आव्यूह ले लेते हैं, ये क्या होगा? ए आव्यूह। जिस प्रकार हम, ये क्या हो गया? बी आव्यूह। ऐसा होगा। इस प्रकार हम आव्यूह की परिभाषा, इसे आव्यूह कहते हैं। आयताकार क्रम विन्यास, ये हो गया आयताकार क्रम विन्यास, इसी को हम आव्यूह कहते हैं। ऐसा ना। और आगे समझाएं। अब हम सीखने वाले हैं कि आव्यूह कितने प्रकार का होता है, आव्यूह की कोटि क्या होती है, आव्यूह, और आगे सवाल करके देखने वाले हैं। अभी नहीं, अभी तो केवल हम ये पढ़ेंगे कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। ऐसा ना। आव्यूह की कोटि क्या आती है, चलो देखो। आव्यूह की, अब अगला टॉपिक है कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। आव्यूह की कोटि। एक और बात बता दूं मैं कि हम हमेशा पंक्तियों को जो होती है, इनको हम एम से डिनोट करते हैं, और स्तंभों को हमेशा हम इनको एन से डिनोट करते हैं। कभी कभी ए एन वगैरह, ये मतलब अभी तो सीख लो आप कि इसको एम से डिनोट करते हैं और इसको एन से। एम पंक्ति और एन स्तंभ, ऐसा है ना। एन स्तंभ और एन पंक्ति। अब आव्यूह कोटि का मतलब कि किसी भी परिभाषा लिखो तो लिखो, नहीं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये याद रख लो। एम कोटि, एम पंक्ति तथा एन स्तंभ, एम पंक्ति तथा एन स्तंभ वाले किसी आव्यूह की कोटि एम क्रॉस एन कोटि होगी। क्या होगी? एन कोटि का आव्यूह होगा। और किसी, मतलब पूछ ले कि, ये तो मैंने वैसे बताया, अब किसी पूछ ले कि आव्यूह ए, इसी को ले लेते हैं, आव्यूह ए की कोटि बताइए, तो हम बताएंगे एम पंक्ति। मतलब ये क्या है? ये क्या है? पंक्ति। तो दो पंक्ति, एम की संख्या 2,
इसी प्रकार स्तंभ n, तो ये 2 स्तंभ हो गए, पहला वाला ये और दूसरा ये, तो n की संख्या 2। इसी प्रकार इसमें आव्यूह b में ये हो गया आव्यूह a में, और इसी प्रकार आव्यूह b में, तो b में कितनी पंक्तियां हैं, 1 और ये 2, तो m की संख्या 2 और n की संख्या कितने स्तंभ है, 1 2 और ये 3, तो n की संख्या कितने है 3, तो ये हो गया 2 × 3 कोटि का आव्यूह, ऐसा ना। तो अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह 7 प्रकार का होता है, चलिए लिख लेते हैं। आव्यूह के प्रकार, आव्यूह जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं, ऐसा ना। 7 प्रकार के, 7 प्रकार कौन कौन से होते हैं, साथ साथ लिखते चलते हैं, और चलो एक बार उन बता दूं सभी 7 प्रकार। पहला होता है स्तंभाव्यूह, कौन सा, स्तंभाव्यूह। दूसरा होता है पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। तीसरा होता है वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। और चौथा होता है विकर्ण आव्यूह। पांचवा होता है अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। छठा होता है तत्समक आव्यूह, इसको हम बोल सकते हैं इकाई आव्यूह, तत्समक आव्यूह, या हम इसे इकाई आव्यूह भी बोलते हैं। ऐसा, और एक होता है शून्य आव्यूह, सातों शून्य आव्यूह। अब एक एक को लिखते चलते हैं और इनकी परिभाषा जानते चलते हैं, ऐसा, और समझते चलते हैं कि आव्यूह कैसा, कौन सा, किस प्रकार से होता है। तो पहला होता है स्तंभाव्यूह, पहला डाल लेते हैं, स्तंभाव्यूह, स्तंभ आव्यूह। इनको समझो तभी तो आपको प्रश्नावली समझ में आएगी, ऐसा। स्तंभाव्यूह, स्तंभाव्यूह किसे कहते हैं, ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जिसमें केवल एक स्तंभ हो, पंक्ति की संख्या चाहे कितनी भी हो, लेकिन स्तंभ केवल एक हो। अब यहाँ ने मतलब कोटि पढ़ी थी कि m × n कोटि, m की संख्या, n की संख्या, आव्यूह a में m की संख्या 2 थी, n की संख्या भी 2 थी, ऐसा ना। इस प्रकार हम इसमें केवल स्तंभ एक हो, मतलब n की संख्या केवल एक होनी चाहिए, केवल एक, ऐसा ना। तो यहाँ इसका उदाहरण भी ले लेते हैं, उदाहरण जैसे 2 3 4, जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 और 3, मतलब m की संख्या तो 3 है, लेकिन n की संख्या केवल 1 है, स्तंभ केवल कितना है, 1, ऐसा ना। तो अब अगला है पंक्ति आव्यूह। इस प्रकार पंक्ति मतलब आप पंक्ति आव्यूह में स्तंभ तो अनेक साइन, लेकिन पंक्ति केवल एक होगी, ऐसा ना। तो पंक्ति आव्यूह देख लेते हैं। पंक्ति आव्यूह बहुत सरल है। पंक्ति आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक हो, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे आप समझ तो गए ही हो, तो मैं एक आव्यूह बता देता हूँ, इसको हम कर लेते हैं ए आव्यूह है, और ये बी आव्यूह। अपने मन हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हो। ये हो गया ये हो गया मतलब पंक्ति आव्यूह, ऐसा ना। एक और आव्यूह 30 नंबर पर, बहुत सरल से वर्ग आव्यूह। अब इसमें क्या है, इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होगी, ऐसा ना। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होगी, समान। या परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति
तथा पंक्ति तथा स्तंभ, पंक्ति तथा स्तंभ, स्तंभों की संख्या, स्तंभ पंक्तियों तथा स्तंभों, पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो, उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। उदाहरण क्या, ये उदाहरण है और इसका वर्ग आव्यूह का उदाहरण मैं देता हूँ आपको। जैसे 2, 3, 4, 5, हमारा जो आव्यूह एक था, मतलब पहले वो वर्ग आव्यूह का ही उदाहरण था, है समझ में। मतलब जिसमें m की संख्या भी समान, m की संख्या और n की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, है समझ। जैसे 2 क्रॉस 2 कोटि का ये आव्यूह हो गया, ये m बराबर n, तो ये समान आव्यूह का वो वर्ग आव्यूह का चिन्ह है, आई समझ। अब हम चलते हैं, वर्ग आव्यूह हो गया और अब आते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, चलो अब हम विकर्ण आव्यूह पर चलते हैं। विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, कौन सा है, चौथा है। विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं। ऐसा आव्यूह नहीं, हाँ देखो, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्णों की संख्या को छोड़कर, विकर्णों की संख्या को छोड़कर अन्य सभी अवयव क्या हो, शून्य। विकर्ण के ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण तो समझते हो ना, विकर्ण के अवयवों को छोड़कर और सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे उदाहरण देख लो। विकर्ण आव्यूह, पहले तो जो विकर्ण आव्यूह की एक शर्त है, विकर्ण आव्यूह तभी होगा, पहले उसको वर्ग आव्यूह होना है, समझ। जैसे 2, 0, 0, 1, ये क्या है, विकर्ण आव्यूह। मतलब इसके विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, यही कहीं तो ये कहो, अब मतलब विकर्ण ये वाला, विकर्ण के अवयवों को छोड़कर अन्य सभी अवयव क्या है, शून्य। जैसे एक और उदाहरण देख लियो, ये आव्यूह, ये मान लिया हमने, ये आव्यूह भी 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 1, ये है। मतलब इसके विकर्ण के अवयव क्या है, ये तो 2, 1, 2, 3, 1 ये है। अन्य सभी अवयव क्या है, शून्य। इस प्रकार अन्य सभी अवयव शून्य। तो ये पहले तो आप ये देखो कि ये वर्ग आव्यूह है या नहीं, किसी विकर्ण आव्यूह है या नहीं, ये चेक करने के लिए पहले आप ये देखो कि इसमें वर्ग आव्यूह है या नहीं, ये वर्ग आव्यूह है या नहीं। वर्ग आव्यूह की शर्त है कि m बराबर n होनी चाहिए, मतलब पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, आई समझ में। तो इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, 1, 2 और 3, मतलब m 3, यह है पंक्ति की संख्या। स्तंभ की संख्या 1, 2 और 3, तो स्तंभ की संख्या क्या है, 3, तो ये क्या है, एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह है। उसके बाद देखो कि विकर्ण के अवयवों को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य है या नहीं है, तो ये कौन सा आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह, ऐसा ना। इसके बाद आता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, अब इसकी शर्त सुनना। अब इसमें देखो कि अदिश आव्यूह एक ऐसा विकर्ण आव्यूह, एक उसमें तो हमको क्या जरूरत है कि वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए, लेकिन अदिश आव्यूह होने से पहले वो एक विकर्ण आव्यूह होना चाहिए। एक अदिश, एक विकर्ण आव्यूह, एक विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो, सभी अवयव क्या हो, समान। जैसे हमने अभी ये देखे 2, 3, 1, ये तीनों क्या होने चाहिए, एक समान। तो वह आव्यूह अदिश आव्यूह
कहलाता है। ऐसा हो ना, कहलाता है। जिस प्रकार उदाहरण देख लो, उदाहरण अभियु ए बराबर 1 0 0 0 1 0, नहीं इसको अंडर रूट 3 कर लो, चलो अंडर 3 0 0 अंडर रूट 3। तो ये क्या होगा, विकर्ण, मतलब इसके अवयव सभी कहाँ हैं, एक समान है। इस प्रकार बी अवयव ले लो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो ये भी क्या है, अदिश अवयव। अगर वीडियो में कोई गलती हो जाती है तो उसे कमेंट कर दिया करो, ऐसा ना। ये क्या हो गया, विकर्ण अवयव। अब इसके बाद चलते हैं हम तत्समक अवयव, जिसे हम इकाई अवयव भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, इकाई अवयव भी कहते हैं। चलो हेडिंग डाल लेते हैं, तत्समक अवयव। ऐसा अदिश अवयव, ऐसा अदिश अवयव, विकर्ण अवयव। अदिश तो मतलब उसके सभी अवयव समान होने चाहिए, जैसे विकर्ण के। और इसमें क्या है, विकर्ण के सभी अवयव एक होने चाहिए, इसलिए इसे इकाई अवयव भी कहते हैं, इकाई अवयव भी कहते हैं, ऐसा ना। चलो इसकी परिभाषा है, एक वर्ग अवयव, वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हो तो वह तत्समक अवयव या इकाई अवयव कहलाता है, ऐसा हो ना। तत्समक अवयव इकाई अवयव कहलाता है। उदाहरण के लिए देख लो, उदाहरण 1 0 0 1, मतलब ये विकर्ण के अवयव क्या है, 1 1। इसी प्रकार ये कौन सा है, ये कौन सा बी, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब इसके विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए, 1, ये तीनों अवयव। तो ये क्या है, इकाई अवयव, ऐसा है ना। एक कोटि और समझ लो कि ये क्या है, 2 क्रॉस 2 कोटि का इकाई अवयव, ये 3 क्रॉस 3 कोटि का इकाई अवयव, ऐसा है ना। अब एक और अवयव रहा है, वो है शून्य अवयव। चलो उसको भी पढ़ लेते हैं, शून्य अवयव। ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है। उदाहरण के लिए अवयव ए बराबर 0 0 0 0, ये होगा 2 क्रॉस 2 कोटि का शून्य अवयव। ये हो गया 2 क्रॉस 3 कोटि का शून्य अवयव, ऐसा है। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आगे भी शेयर करें, ताकि किसी को ज़रूरत हो तो वो भी हमारी इस चैनल पर आए और पढ़े, ऐसा है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बेसिक और अवयव के प्रकार। मिलते हैं अगली वीडियो में।